ओके, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 यूनिट 1 रिवीजन स्टार्ट किया था और हमने पॉइंट नंबर 29 तक कंप्लीट किया था। पॉइंट नंबर 29। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। पॉइंट नंबर 30 31 साथ में देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड अनदर थिंग इज चेंज इन डिमांड। क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्डिंग कब यूज होगी? व्हेन द चेंज इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो यू विल कॉल इट एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर चेंज इन डिमांड कब वर्डिंग आता है? इफ इट इज ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। क्या बोला? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस की वजह से होगा तो क्वांटिटी वर्ड आ रहा है। ओके, फैक्टर्स अदर देन प्राइस है तो क्वांटिटी वर्ड नहीं आ रहा है। इसके आगे प्राइस के वजह से अगर चेंज होता है तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से है तो देयर विल बी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे नहीं रहेगा, शिफ्ट होगा आइदर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट। ओके, तो प्राइस की वजह से होता है तो मूवमेंट होता है सेम डिमांड कर्व पे, तो मूवमेंट आइदर इट विल बी डाउनवर्ड और अपवर्ड। और ये शिफ्ट जो है राइट में या फिर लेफ्ट में होगा। पहले हमने लर्न क्या किया है? ये जो शिफ्ट वाला पार्ट है ना, चेंज इन डिमांड वाला, ओके, वहां पे वर्डिंग होती है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं किया है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। और हमने याद कैसे रखा है? इंक्रीज इन डिमांड अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। ओके, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का। ओके, डिक्रीज इन डिमांड अच्छी बात नहीं है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का। ये याद रखा। इसके अपोजिट ऊपर याद रखना है। ऐसे याद रखा था ना, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड समझ गया। फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से शिफ्ट होता है राइट में, लेफ्ट में। क्लियर? नाउ मूवमेंट जो होता है डाउनवर्ड अपवर्ड जो बोलते हो, उसके लिए पहले टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड, उसी को बोल सकते हो। राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसी को इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिफरेंस देख रहे हो? क्वांटिटी वर्ड यूज किया जा रहा है, अदरवाइज सीधे सीधे एक्सपांशन बोलेंगे। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, that is fall in quantity demanded, that is decrease in quantity demanded. ओके, यहाँ पे तो राइट वर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज बोला था, लेफ्ट वर्ड अच्छी बात नहीं है, डिक्रीज बोला था। सही है, इसके अपोजिट जाना है। अब एक्सपांशन मतलब अच्छी बात है। ओके, एक्सपांशन मतलब ज्यादा हो रही है ना डिमांड। ओके, एक्सपांशन अच्छी बात है, बट मूवमेंट कहाँ पे होगी? अपोजिट याद रखना है, डाउनवर्ड जाएगी मूवमेंट। ओके, और कॉन्ट्रैक्शन में फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट गुड थिंग, तो एक्चुअली जाना चाहिए डाउनवर्ड, बट यहाँ पे उल्टा याद रखना है, अपवर्ड मूवमेंट। अगर समराइज करें, इफ इट इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस की वजह से हो। दो टाइप के टर्मिनोलॉजी है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। सही है, वो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी चलता है, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड चलेगा। और प्राइस की वजह से होता है तो देयर विल बी मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट होती है सेम डिमांड कर्व पे। ओके, ये याद रखा था। और अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस अगर हो, अदर फैक्टर के वजह से हो तो देयर विल बी शिफ्ट, शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। वर्डिंग क्या है? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले हमने ये याद रखा है अदर फैक्टर वाला शिफ्ट। इंक्रीज अच्छी बात है, राइट साइड में शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। डिक्रीज अच्छी बात नहीं है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। इसके अपोजिट एक्सपांशन अच्छी बात है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, लॉजिकली पहले देखा है डिटेल में, अब लॉजिकली नहीं बता रही हूँ, याद रखने की चीजें बता रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शन अच्छी बात नहीं है, बट उल्टा लिखना है आपको, अपवर्ड जाएगा मूवमेंट, जो जाएगा अपवर्ड जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया? वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट, प्रेस्टीज गुड मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हायर प्राइस वाले गुड्स, इनका कैसे होता है? एक्सपेंसिव तो होते हैं, जितने एक्सपेंसिव, जितने हायर प्राइसेस पर, उतने ज्यादा परचेस होंगे, उतने ज्यादा परचेस होंगे। दैट इज वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स
मतलब क्या है? पहली चीज, ऐसे गुड्स जो इंफीरियर होते हैं और रिपीटेडली परचेस करते हैं हम, सही है। तो गिवन गुड्स का जब भी डिस्कशन आएगा, इसका प्राइस के साथ कंपैरिजन आएगा, इसके डिमांड का प्राइस के साथ। तो कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप इज है। डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, गिवन गुड्स शो डैश डैश प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, डायरेक्ट और पॉजिटिव। क्योंकि क्या होता है गिवन गुड्स के केस में, इनकी प्राइस कम होते ही क्या करोगे? प्राइस कम होते ही क्या करोगे? सोचना है सबको। गिवन गुड्स है, प्राइस कम हो गई है, ओके। क्वांटिटी डिमांडेड भी कम कर दोगे, क्यों? तो थोड़े पैसे बच रहे ना, वो यूटिलाइज करोगे कहाँ पे? कहाँ पे? सुपीरियर वाले गुड्स खरीदने के लिए, ओके। और प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज, तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ? सुपीरियर पर शिफ्ट हुए थे ना, फिर से आना पड़ेगा गिवन पर, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिवन की बढ़ जाएगी। सेम डायरेक्शन में चल रहा है, that is direct or positive relationship is there between price and the demand of given good. Next, अब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का तो बहुत बार आता है, ओके। पहली चीज, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आने के लिए पहले दो गुड्स इन्वॉल्व होने चाहिए। एक ही गुड की बात चल रही तो वो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रह सकता है, दो गुड्स का डिस्कशन होना चाहिए, ओके। और हमने लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का डिस्कशन किया था। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। क्विकली अब देखो, सब्स्टिट्यूट में हमारा एग्जांपल टी कॉफी था, यहाँ पे पेट्रोल एंड कार, ओके। तो इनमें रिलेशनशिप हमने देखा था, प्राइस टी की अगर इंक्रीज होती है, कॉफी की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि टी पीने वाले, कंज्यूम करने वाले भी कॉफी कंज्यूम करेंगे, तो डिमांड कॉफी की बढ़ेगी। तो इस पर से इतने ही पॉइंट से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट और पॉजिटिव, सही है। अब यहाँ पे देखो, प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होते ही कार की डिमांड फॉल हो जाएगी। सो इतने ही, एक ही पॉइंट से वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन। तो इतने पर से ही आप कंक्लूड करते हो ना, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन आएगा तो आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे, डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा तो सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे क्या है पॉइंट? फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, कोई पहली कमोडिटी है, उसकी प्राइस फॉल हुई है, रिड्यूसेस डिमांड फॉर अनदर, दूसरे की डिमांड भी कम हो गई उसकी वजह से। डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन देखो कहाँ पे होता है डायरेक्ट? सब्स्टिट्यूट, सही बात बोलिए। गुड्स कौन से हो सकते हो? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके। यहाँ पे सॉरी, प्राइस ऑफ वन गुड फॉल हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या? डिमांड भी दूसरे की फॉल हुई है। तो दो गुड्स का डिस्कशन चल रहा है, ये तो समझा। सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री, फिल इन द ब्लैंक में रहेगा, तो आपको पहचानना है। पॉजिटिव रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में, सब्स्टिट्यूट बोलोगे। सी राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, राइज हुआ है प्राइस, इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर, डिमांड दूसरे की इंक्रीज हो गई, सेम अगेन सेम डायरेक्शन है। पॉजिटिव और डायरेक्ट, पॉजिटिव और डायरेक्ट कहाँ पे होता है? सब्स्टिट्यूट के केस में, तो सही से लिखा है। नेक्स्ट, फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, एक का प्राइस फॉल हो गया, इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर, दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो गई। सो देयर इज अ इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप व्हिच इज इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। इस हिसाब से पहचानना है। अगेन प्राइस राइज हुई है एक गुड की, रिड्यूसेस द डिमांड फॉर द अनदर, दूसरे की डिमांड फॉल हो गई। रीड करो, वो जो भी डायरेक्शन है ड्रॉ करो, समझ में आता है सेम डायरेक्शन जा रहा है या अपोजिट। तो इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर, नेगेटिव रिलेशनशिप इज देयर व्हिच इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। यहाँ तक भी क्लियर है। आगे जाते हैं। इफ वी पुट कंज्यूमर्स इनकम ऑन वाई एक्सिस, सी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो हमारा वो क्वांटिटी फिक्स है, डिमांड वाला क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लिखते हैं। बट इन्होंने बोला है कि अगर आप कंज्यूमर इनकम लिख दो तो उसको हम एंजल्स कर्व बोलेंगे, जो लॉर्ड एंजल ने दिया। एडिशनल पॉइंट है, स्टडी मटेरियल में कहीं पे नहीं, पता रहने दो। नेक्स्ट, जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव है, बोथ है, ऐसा मैंने पूछा है बहुत बार। तो इट इज क्वालिटेटिव, क्यों?
क्वांटिफाई नहीं करता है, नंबर नहीं बताता है, बस एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल एंड वाइस वर्सा। तो जस्ट एक एक्सप्रेस किया है फैक्ट क्या है, एग्जैक्टली नंबर क्वांटिफाई करके देगा क्या, कितने से बढ़ता है कितने से कम होता है, नो इसीलिए आप इसको क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोलोगे। इसके आगे आया कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज defined as responsiveness of a quantity demanded of a good to changes in one of the variable on which demand depends। कोई वेरिएबल चेंज हो गया, जो भी फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसमें से कोई फैक्टर चेंज हो गया, उसका इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांडेड ने क्या दिया, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी भी 4 टाइप्स के देखे हमने, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। सबसे पहले है प्राइस इलास्टिसिटी। क्या फॉर्मूला है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ये प्राइस इलास्टिसिटी है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्राइस लिखा है। ओके ऊपर जो भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है सेम रहेगा हर केस में, हर इलास्टिसिटी में। ओके नाउ नेक्स्ट वैल्यूज कैसे आएंगे, सी क्वांटिटी डिमांडेड डजंट चेंज एज प्राइस चेंजेस। मतलब प्राइस को कितना भी चेंज कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क ही नहीं आ रहा है। ओके फर्क ही नहीं आ रहा है मतलब 0% डिफरेंस, सही है ना इस फॉर्मूला में। और यहाँ पे कुछ भी परसेंट से डिफरेंस हो, आंसर तो 0 ही आना है, ई की वैल्यू 0 आएगी। इसको बोलोगे क्या, ई की वैल्यू जब 0 आती है परफेक्टली और कंप्लीटली इनइलास्टिक, फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड को, इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रहे हो। आगे जाते हैं, E इज इक्वल टू इनफाइनाइट का देखते हैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस विच टेंड्स टू बी 0 क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस सब्सटेंशियली। मतलब प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, इतना स्लाइट चेंज हुआ जिसको आप 0% चेंज बोल सकते हो। मतलब आपके डिनोमिनेटर में मैंने प्राइस चेंज 0% लिखा, यहाँ पे बहुत सब्सटेंशियली समझो 100% भी चेंज हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो, डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए, आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। ओके ई की वैल्यू इनफाइनाइट आई, इसको क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइटली इलास्टिक। व्हाई, प्राइस में तो इतना स्लाइट चेंज आया है बट उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली दिख रहा है, इसीलिए परफेक्टली और इनफाइनाइटली इलास्टिक वर्डिंग यूज करोगे। इसके आगे दोनों में सेम सेम चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ई की वैल्यू 1 आएगी, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक बोलते हो। ओके इसके आगे सपोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन योर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में जो चेंज आया वो कम है एज कंपेयर टू योर चेंज इन प्राइस। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देख ले, तो अगर मैंने यहाँ पे 10% चेंज लिखा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि मुझे कम दिखाना है देन योर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसका कुछ भी आंसर निकालू, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ई की वैल्यू क्या आएगी, सोचना है अच्छे से। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब बहुत ज्यादा प्राइस चेंज करने पर कहीं जाकर थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज हो रही है, सो ई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी। ई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, ओके बट 0 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि 0 चले जाए तो हम परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। ये अगर किसी को ध्यान में नहीं आता है तो इसको है ही नहीं ऐसे कंसीडर करो, बस इतना याद रखो ई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, क्योंकि आंसर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, दैट इज ई इज लेस देन 1। ओके इसी को आप इनइलास्टिक बोल सकते हो, इसी को आप रिलेटिवली इनइलास्टिक बोल सकते हो। लेस देन 1 आता है तो इनइलास्टिक वर्डिंग। इसके अपोजिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन द प्राइस। मतलब थोड़ा सा प्राइस स्लाइटली चेंज कर दो, क्वांटिटी अच्छी खासी चेंज हो रही है, मतलब इम्पैक्ट अच्छा है प्राइस का डिमांड पर, तो यू विल कॉल इट एज इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक। तो वैल्यू ई की ग्रेटर देन 1 रहेगी, ई इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, बिकॉज अगर इंफिनिटी पर चला जाएगा तो इट विल बिकम परफेक्टली इलास्टिक।
ओके आगे नहीं है, नहीं समझता है तो इसको याद मत रखो, है ही नहीं ऐसे कंसिडर करो, दैट्स इट। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक अभी देखा हमने, ई की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, बट कर्व कैसा आता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है, यहाँ पे प्राइस होती है, सही है। हाँ, तो मुझे बोलो परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है। पहली चीज, परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस में ना 0% चेंज नियर अबाउट, इतना कम चेंज है, इतना कम चेंज है कि दिखा भी नहीं पा रहे हो ग्राफ में। और आपकी जो क्वांटिटी सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, मतलब प्राइस में तो कुछ चेंज आया नहीं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है। तो इसको क्या बोलोगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। कभी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू योर क्वांटिटी एक्सिस, ऐसा भी वर्डिंग आता है, क्योंकि क्वांटिटी लिखते हो ना यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 0 आती, क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है, कर्व कैसा आएगा, एक्स वाई, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। यहाँ पे क्या कहते हो आप, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब हमारे क्वांटिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी हमारी स्टेबल है, प्राइस कितना भी कम ज्यादा कर लो, कुछ भी चेंज करो, क्वांटिटी इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल, प्राइस कितना भी चेंज करो। तो ये आपका कर्व हुआ डिमांड कर्व, डी इज द डिमांड कर्व विच इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू योर वाई एक्सिस, दैट इज प्राइस एक्सिस भी वर्डिंग यूज करेंगे कभी कभी, कंफ्यूज नहीं होना है, दैट्स इट। तो ये कुछ डिस्कशन था प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी में और कुछ मेथड्स है, पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर पॉइंट मेथड ऐसा भी बोला जाता है। ये कब यूज करते हो, स्मॉल चेंज हो तभी यूज करोगे। और एक क्या है, यहाँ पे हम ऑलवेज बेस में ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओरिजिनल प्राइस लेते हैं, दोनों नहीं लेते हैं। क्या बोला मैंने, सिर्फ ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल प्राइस बेस में लेने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 याद दिला दूं कहां से आया, ईपी का फॉर्मूला जो है आया कहां से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, बेस में सिर्फ ओरिजिनल क्वांटिटी लेना है बोला है, ओरिजिनली लिया मैंने, इनटू 100 करो तो परसेंटेज मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो ये 100 सेम है, कैंसिल आउट कर दिए। आगे देखो क्या कर रही हूँ, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 रह गया। अब इसको उल्टा कर कर ऊपर ले सकती हूँ, दैट इज P1 अपॉन P2 माइनस P1। ओके सी, यही लिखा है फर्स्ट फॉर्मूला, कहाँ से आया फिर से बताया। बेसिक फॉर्मूला अगर याद हो ना सब कुछ लिख सकते हो। और ये एक याद रखना है, सिर्फ ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस ही लेते हो बेस में, पॉइंट मेथड में। ओके दैट्स इट। अब सेकेंड जो फॉर्मूला है, कहाँ से आया सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव, यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को यूज करते हुए सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। अब ये भी फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया, बेसिक फॉर्मूला से ही है। क्या है हमारा बेसिक फॉर्मूला, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों है, ये क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए इन्होंने ये डेरिवेटिव मेथड में पहले ही नेगेटिव साइन दे दिया है, वो फिक्स है। ओके बाकी फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए सी डी क्यू अपॉन क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए डीपी अपॉन पी। ओके इसी को अगर सिंप्लीफाई करूं, डी क्यू अपॉन क्यू इनटू, इसको उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर लाना है तो पी अपॉन डी पी। अच्छे से अगर लिखूं, माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। ओके आया फॉर्मूला, याद रख सकते हो अच्छे से, डेरिवेटिव जब यूज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट, पॉइंट मेथड में वो जो आर्क आपका होता है ना, सी ऐसा कोई डिमांड कर्व हो जो बोथ एक्सिस को टच करता है, उस केस में अगर किसी पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ईपी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब इलास्टिसिटी वैल्यू एट द मिड पॉइंट पूछ लिया ऐसे डिमांड कर्व पर, कैसा डिमांड कर्व, टचिंग बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करने वाला डिमांड कर्व, इसके मिड पॉइंट पर एग्जैक्टली सेंटर में
आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू पूछी, क्या यूज करते हो फॉर्मूला, ये यूज करते हो, सेम रहेगी ना दोनों की जो भी मेजरमेंट है, तो सेम नंबर लिखोगे, समझो 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, आंसर 1 आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक पूछते हैं बहुत बार, कैसे समझना है, ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट वाला ही पूछा है। तो जब ये बोलते हैं ना डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस, वहां से समझ जाओ, ऐसा वाला डिमांड कर्व है, उसके मिड पॉइंट की वैल्यू पूछी इलास्टिसिटी की, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, सेम नंबर को डिवाइड करोगे सेम नंबर से, आंसर 1 आना है। ओके, इसके आगे आर्क इलास्टिसिटी, इसके आगे क्या है आपका, आर्क इलास्टिसिटी है। आर्क इलास्टिसिटी कब यूज करते हो, ज्यादा चेंज हो, फॉर मोर चेंज। ओके, और यहाँ पे मेन याद रखने जैसी चीज क्या है, आर्क इलास्टिसिटी बोलता है हम ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस उसको ही क्यों बेस ले, दोनों गिवन है तो दोनों को लेना चाहिए ना। ओके, सो आर्क इलास्टिसिटी डजंट टेक ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल प्राइस एज अ बेस, बट इट टेक्स एवरेज क्वांटिटी एवरेज प्राइस एज अ बेस, मतलब दोनों क्वांटिटीज को लो, उनका मिलाकर एवरेज बनाओ, दोनों प्राइसेस को लो, उनका मिलाकर एवरेज बनाओ और फिर फाइंड आउट करो। तो ये जो भी फॉर्मूला आया कहाँ से आया देखते हैं। अगेन बेसिक फॉर्मूला, ईपी का बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब यहाँ पे ये मेथड क्या बोलती है, आर्क इलास्टिसिटी वाली, दोनों को लेना है, उनका एवरेज लेना है, कैसे करोगे, क्वांटिटी चेंज के लिए Q2 माइनस Q1, और आपको एवरेज लेना है ना दोनों क्वांटिटी का, Q2 प्लस Q1, एवरेज लेने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 हो जाएगा एट द, ये हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे करोगे, P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1, दोनों को लेना है बेस में, उनके एवरेज को लेना है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया, इंटू 100 फॉर परसेंटेज से, 100 चला जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 दोनों में है तो चला जाएगा, बचा क्या है फिर आपके पास, Q2 माइनस Q1, इसको डिवाइड किया आपने Q2 प्लस Q1 से, इनटू, अब इसको रिवर्स करोगे ऊपर लाओगे तब कैसे रिवर्स होगा, P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1, देख लो एक बार फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए, और जो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते हैं ना उसको रिवर्स कर कर इनटू कर दिया। ओके, लर्न करने नहीं लगाया मैंने आपको, याद रखने लगा, कैसे, लॉजिक से। ओके, आर्क इलास्टिसिटी भी क्लियर हो गया, पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या था कि ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस बेस में लेते थे, आर्क में क्या है, एवरेज प्राइस एवरेज क्वांटिटी, मतलब दोनों को दो इंपॉर्टेंस, बेसिकली दोनों क्वांटिटीज दोनों प्राइसेस को, एक को ही मत दो ओरिजिनल वाले को। नेक्स्ट टोटल आउटले मेथड, इसको कभी कभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलेंगे या फिर टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे 3 ही चीजें याद रखने जैसी, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हमारे एक्सपेंडिचर पर, हमारे रेवेन्यू पर। ओके, ये एक्सपेंडिचर वर्ड की जगह रेवेन्यू वर्ड भी आ सकता है, आउटले वर्ड भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, वन एंड द सेम। ओके, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है एक्सपेंडिचर पर, तो यू विल कॉल इट एज यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज ई की वैल्यू इक्वल टू 1। नेक्स्ट, प्राइस आपकी इंक्रीज हुई एंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, एक्सपेंडिचर फॉल, प्राइस फॉल expenditure rise, so as you can see there is a inverse or negative relationship, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए नेगेटिव, तो इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो हमने ऐसे ही याद रखा है, ग्रेटर देन 1 रहेगा, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जा रहा है, तो इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी देयर, इलास्टिसिटी रहेगी, जो कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 1 की रहेगी, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। थर्ड केस, price increases, expenditure also increases, price falls, expenditure also falls, so there is a direct or positive relationship which is opposite to our law of demand, which is against our law of demand. Law of demand बोलता है inverse और negative relation should be there. Okay, तो elasticity कम है, नहीं है नहीं बोलूंगी, कम है, तो elasticity less than 1, that is relatively inelastic, पहचानना easy है। नाउ इसके आगे क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं ना ईपी फाइंड आउट करने के, प्राइस इलास्टिसिटी, तो क्या करना है, नेगेटिव साइन तभी
जब कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वर्ड स्पेसिफिकली कोएफिशिएंट जब आए तभी यूज करना है नेगेटिव साइन, अदरवाइज डू नॉट यूज। समझो, कोएफिशिएंट बोलकर पूछा नहीं, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा और हर एक ऑप्शन में नेगेटिव साइन दिख रहा है, हर एक ऑप्शन में नेगेटिव, तब समझ जाओ कि इन्होंने सभी नेगेटिव ऑप्शन दिए ना, तो उसमें से आपका वैल्यू जो आता है ना विथ नेगेटिव साइन वाला एक्सेप्ट कर लो, विथ नेगेटिव साइन वाला एक्सेप्ट कर लो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब आगे क्या है, आगे इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन है। अब लोअर इलास्टिसिटी हायर इलास्टिसिटी, ये जो डिस्कशन है मतलब क्या है, लोअर इलास्टिसिटी मतलब प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे उतना नहीं हो रहा है, लोअर इलास्टिसिटी मतलब प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे उतना नहीं हो रहा है। हायर इलास्टिसिटी मतलब प्राइस का इंपैक्ट बहुत जल्दी हो रहा है डिमांड पे। ओके, देखेंगे जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी हाई रहेगी, क्योंकि मुझे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, प्राइस चेंज होगा तो मैं क्विकली शिफ्ट कर जाऊंगी, डिमांड चेंज कर दूंगी। लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, कम है सब्स्टिट्यूट, तो मुझे प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो खरीद लूंगी कितनी भी क्वांटिटी, सो लोअर रहेगी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, लोअर द पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। ओके, मतलब बहुत छोटा सा आइटम है आपके लिए परचेस करने के लिए, उतनी ज्यादा पैसे नहीं लग रहे आपके बजट में से, तो आप ज्यादा सोचोगे नहीं, प्राइस कुछ भी हो देकर ले लोगे, लोअर इलास्टिसिटी। एंड वाइस वर्सा, लग्जरी गुड्स ज्यादा रहेगी इलास्टिसिटी, प्राइस पर आपका परचेसिंग डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस, मतलब प्राइस कम ज्यादा होगा तो आप उस हिसाब से क्विकली शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे। नेसेसिटीज के केस में बहुत कम होती है इलास्टिसिटी, कभी कभी तो जीरो इलास्टिसिटी। ओके, नेसेसिटीज के केस में बिकॉज आपको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, आप खरीदोगे। ओके, मोर नंबर ऑफ यूजेस, ज्यादा यूजेस रहेंगे ज्यादा इलास्टिसिटी। मिल्क का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइसेस जैसे चेंज होंगे आप आपके यूजेस रेस्ट्रिक्ट करोगे, मतलब डिमांड कम ज्यादा करोगे अकॉर्डिंग टू प्राइस। ओके, हायर इलास्टिसिटी। शॉर्ट टाइम पीरियड मिला आपको, इलास्टिसिटी कम रहेगी। लॉन्गर टाइम पीरियड मिला, आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी। कमोडिटी विच आर कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स ड्यू टू हैबिट, एडिक्शन है किसी चीज का, हैबिचुअल हो तो कितनी भी प्राइस हो पे कर कर ले लोगे, खरीद लोगे, परचेस कर लोगे। ओके, डिमांड करोगे, सो लोअर और जीरो इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड टू अदर्स, मतलब एक लेना है तो दूसरा लेना ही पड़ेगा, तो प्राइस का उतना उसके इम्पैक्ट नहीं होता इन इलास्टिक रिलेटिवली। देन दोज डिमांड देन दोज हुज डिमांड इज ऑटोनोमस, ऑटोनोमस इन नेचर मतलब फ्री, मुझे डायरेक्टली आप समझो कोई वाटर बॉटल डायरेक्टली खरीद लिया, अब उसी की जगह मुझे अगर पेट्रोल पेट्रोल सिर्फ यूज करती हूँ, कार नहीं यूज कर रही हूँ, कोई व्हीकल यूज नहीं कर रही हूँ, कुछ फायदा नहीं है। तो जहां पे मुझे कोई चीज एक साथ में लेनी दूसरे के साथ में, तो एक चीज खरीद लिए, कार खरीद ली, बाय डिफॉल्ट मुझे पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया तो भी। ओके, सो प्राइस का उतना इम्पैक्ट मेरे पेट्रोल के परचेसिंग पे नहीं होगा, टाइट डिमांड रहने की वजह से। दूसरा केस क्या है, कोई चीज जिसका कोई लेना देना नहीं है दूसरे गुड्स के साथ, आप अकेले को उसको यूज कर सकते हो, ऑटोनॉमस है, फ्रीली यूज कर सकते हो, कोई दूसरे चीज की जरूरत नहीं है उसके साथ, तो वहां पे इलास्टिसिटी हाई रहेगी, इलास्टिक रहेगी डिमांड। नेक्स्ट, वेरी हाई वेरी लो प्राइस रेंज वाले, यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं होती उतनी ज्यादा, इन इलास्टिक, सोचते नहीं हो पैसे खर्चा करते हो, बहुत हाई रेंज की चीजें जब लेते हो और बहुत लो, मैंने एग्जांपल दिया था BMW एंड आपको मैच बॉक्स का एग्जांपल, और मिडिल रेंज का कुछ लेने जाते हो तो इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी देयर, प्राइस में थोड़ा भी चेंज आया तो आपको फर्क पड़ता है। ओके, मिडिल प्राइस रेंज में मैंने शायद ऑल्टो का एग्जांपल या कोई कार का एग्जांपल दिया था मिडिल रेंज वाली। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी दैट इज EY, वाई से डिनोट किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे कुछ बोला है कि अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो भी स्पेंड करते हो आप सेम रहता है, कब इनकम बढ़ गई है फिर भी सेम स्पेंड कर रहे हो तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, और आप जो इनकम स्पेंड कर रहे हो वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई जैसे ही आपका इनकम बढ़ गया है, तो ग्रेटर देन 1 रहेगा इलास्टिसिटी। और आपका इनकम स्पेंड डिक्रीज हो गया है इनकम बढ़ते हुए भी, तो इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी लेस देन 1। ओके, ये बात अलग हुई। इसके अलावा सेम जो भी हमने
प्राइस इलास्टिसिटी के लिए पढ़ा वही न्यूमेरिकल वैल्यूज है, सेम उसी तरीके से चलेगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 0, परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू इनफाइनाइट, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ई इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब ई इज लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक मतलब ई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्या है? टाइप्स और डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंफेरियर और गिवन गुड्स के केस में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, सही है। ई की वैल्यू 0 से भी कम रहेगी, दैट इज नेगेटिव रहेगी। नेसेसरी गुड्स 0, इनकम इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी 0। नॉर्मल गुड्स 0 से लेकर 1 तक रेंज, 0 से लेकर 1 तक रेंज रहेगी, पॉजिटिव रहेगा आंसर, ओके, बट 0 से लेकर 1 तक। लग्जरी गुड्स 1 के आगे रहेगा रेंज, ओके, 0 से लेकर 1 तक तो नॉर्मल था, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लग्जरी गुड्स, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब यहाँ पे दो गुड्स आएंगे कंसिडरेशन में। Responsiveness of quantity demanded of commodity due to change in the price of other related goods, substitute complementary के केस में दिख के आता है ये। Percentage change in demand divided by percentage change in price of other related goods, मतलब डिमांड किसी एक की देख रही हूँ और प्राइस का चेंज किसी और कमोडिटी का। दो परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो, टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स, तो इनफाइनाइट वर्ड अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट आए तो, सिर्फ सब्सटीट्यूट गुड आया तो पॉजिटिव आता है आंसर। हमने देखा था पॉजिटिव रिलेशनशिप, थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, सब्सटीट्यूट केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, उसी की वजह से पॉजिटिव आता है आंसर क्रॉस इलास्टिसिटी का। ओके, टी कॉफी का देखा हमने। कॉम्प्लीमेंट्री पूछा, सिर्फ नेगेटिव बोल दोगे क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है उनके बीच में, पेट्रोल कार। बट सब्सटीट्यूट के अलावा परफेक्ट सब्सटीट्यूट वर्डिंग आती है जो एक दूसरे को एकदम ऐसे इजीली रिप्लेस कर सकते, परफेक्ट सब्सटीट्यूट, तो आप आंसर दोगे क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। और दो अनरिलेटेड गुड्स, कोई रिलेशन ही नहीं है उनका, तो इलास्टिसिटी रहेगी क्या? नो, 0 रहेगी इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी 0। एंड लास्ट इलास्टिसिटी को टाइप जो भी है कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। Advertisement elasticity is equal to percentage change in demand upon percentage change in advertisement expenditure. Percentage change in demand divided by percentage change in advertisement expenditure. That's it. इस चैप्टर में हमारा डिस्कशन इतना ही था। और जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, इस चैप्टर का जो डिमांड फोरकास्टिंग वाला पार्ट है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस लेक्चर। ओके, इस रिवीजन के पार्ट में, इस कॉम्पैक्ट नोट के पार्ट में उसके बारे में कुछ भी कवर अप नहीं किया है, तो याद रखना है कि रिवीजन करते वक्त खुद को एक बार रेफर करना है। ओके, भूल नहीं जाना है, वो पार्ट है, चैप्टर का पार्ट है, यहाँ पे कवर नहीं किया गया है।